नमस्ते छात्रों। आज के लेक्चर में हम द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? जिसमें हम आपकी बुक एनसीईआरटी खंड जिसके हमें से खंड दे रखे हैं 4.1, 4.2 इस पर हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ-साथ हम एनसीईआरटी उदाहरण 1 और 2 इस पर बात करेंगे। क्लियर? देखिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सूचकांक देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम 4.1 परिचय के बारे में बात करेंगे, है ना? और इसके बाद हम द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। और फिर हम अपनी एनसीईआरटी उदाहरण 1 और 2 इस पर मूव करेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं द्विघातीय समीकरण के परिचय के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि अगर हमें कोई भी समीकरण दे रखा है और हम जानते हैं कि जो भी समीकरण हम ले रहे हैं, ये हमारे बहुपद से आएगा, है ना? आप बहुपद का समीकरण से एक समीकरण को काट के ले सकते हैं, जिसमें कि आप उसकी घातों को शॉर्ट कर देंगे, कम कर देंगे, है ना? तो हमने एक समीकरण कोई सा ले लिया, जो कि है पी एक्स के फॉर्म में और पी एक्स ये 0 के इक्वल है ना? इस रूप का समीकरण है, जहाँ पर अगर ये पी एक्स घात 2 का बहुपद हुआ, पी एक्स अगर ये घात 2 का बहुपद हुआ, तो ये एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसका रूप कैसा होता है? इसका रूप कैसा होता है? अगर कहीं पर भी एक समीकरण, इसका सामान्य रूप अगर हम देखें, तो इसका सामान्य रूप हमें ए एक्स स्क्वायर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में मिलेगा, है ना? जहां पर अगर हम देखें, ये नंबर्स ए, बी और सी ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और यहाँ पर ए, ध्यान रखिएगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, है ना? ए का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर ए का मान शून्य के बराबर हो गया, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात 2 नहीं रह जाएगी। क्या घात हो जाएगी इसकी? 1 घात हो जाएगी। और हम जानते हैं क्या कि द्विघात समीकरण की जो घात है वो हमेशा 2 होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, अब बात आ रही है कि ये द्विघात समीकरण इतने उपयोगी क्यों हैं? इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो द्विघात समीकरण अगर हम देखें, तो ये वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों को 2 घात बहुपद के साथ काम करता है। जैसे आमतौर पर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें दे रखा है ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 इसके रूप में लिखा जाता है। और एक अगर इसका हम एक अपने दैनिक जीवन के उदाहरण के रूप में देखें, तो प्रक्षेप्य गति अर्थात गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, जैसे कि क्रिकेट की गेंद, अगर हम इसके वक्र पथ का वर्णन देखें, तो ये इन्हीं समीकरण के द्वारा करी जाती है। इसका मतलब कि इसका पथ एक द्विघात समीकरण का पालन करता है ना? याद रखना है। दूसरी बात आ रही है इसी से संबंधित, मतलब क्षेत्रफल से संबंधित समस्या। इसमें क्या है? तो याद रखिए क्या कि आयत का कोई भी अगर हमें आयत दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई इसकी आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से हमें क्षेत्रफल ज्ञात है और लंबाई चौड़ाई से किसी सूत्र द्वारा संबंधित है, तो क्षेत्रफल के सूत्र में हम इसे प्रतिस्थापित करके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और इसे हल करके इसके आयाम को ज्ञात कर लेंगे। आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इसी अध्याय में द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। हमारा ये अध्याय हमेशा द्विघात समीकरण पर केंद्रित रहा है और उनके मूलों को खोजने के लिए विभिन्न तरीकों का अन्वेषण भी कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें, तो यह दैनिक जीवन की स्थितियों में द्विघात समीकरण की व्यावहारिक अनुप्रयोगों को भी शामिल करता है। मतलब कि द्विघात समीकरण हमारे दैनिक जीवन में भी काफी उपयोगी है। इसका हम उपयोग करते आ रहे हैं। उन सब के बारे में भी चर्चा हम इसी अध्याय में करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट।
अच्छा, अब देखिए, अब हम एक वास्तविक दुनिया के उदाहरण पे चर्चा करेंगे। इसमें आप ये मान लीजिए कि हमारे पास एक 300 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्रार्थना कक्ष है ना? एक आयताकार प्रार्थना कक्ष ले लिया हमने और अब देखिए लंबाई को चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक के रूप में इसमें हम व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान रखना है इसे। तो मतलब है कि यदि चौड़ाई हमने मान ली कि कोई राशि x है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 2 गुना x धन 1 इस फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम यह लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक रैखिक संबंध को स्थापित करना चाहें, तो वो संबंध क्या मिलेगा हमें? वो संबंध हमें मिलेगा लंबाई बराबर 2 गुना x धन 1 के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट। तो हम यहाँ पर इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि इसकी लंबाई हमें दे रखी थी 2 गुना x धन 1 के रूप में और इसी के साथ-साथ इसकी चौड़ाई हमें दे रखी है x के रूप में, है ना? ये हम चित्र में आसानी से देख पा रहे हैं क्लियरली। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं कि आयताकार कक्ष का या फिर आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल हमें मिलेगा क्या? वो दे रखा था 300 मीटर वर्ग के रूप में, है ना? तो यहां से देखिए इसकी चौड़ाई को हमने x ले रखा था, लंबाई क्या मिली हमें? इसकी लंबाई हमें मिली इसकी लंबाई हमें मिली 2 गुना x धन 1 के रूप में और क्षेत्रफल हमें दे रखा है जो कि है 300, तो हमें मिला गुना 2 गुना x धन 1 इज बराबर 300, है ना? तो यहां से हमें मिलेगा 2x वर्ग धन x घटा 300 बराबर 0 के फॉर्म में। तो अब यहाँ समझिए कि ये कैसा है? ये क्या समीकरण मिल गया? क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, मतलब कि ये जो समीकरण हमें मिला वो एक द्विघात समीकरण है, जो हमें एक द्विघात समीकरण को हल करने के तरीकों के उपयोग करके, है ना? हमने क्या सीखा? अब अगर हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमें अपने कक्ष की लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी यहाँ से, है ना? तो ये समीकरण जो हमने ले रखा है द्विघात ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, है ना? द्विघात समीकरण का जनरल या फिर सामान्य समीकरण। तो इसमें हम इसी हॉल की लंबाई और चौड़ाई को निर्धारित करने के लिए इस समीकरण को हल करते हैं और इसके जो मूल होंगे वो हमें हमारे कक्ष की लंबाई और चौड़ाई को दे देंगे। तो ये नेक्स्ट। अच्छा, अब बात आ रही है कि किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, समझते हैं। तो अब देखिए अगर हम अपने बहुपद बहुपद हम सभी जानते हैं कि बहुपद को हम निरूपित करते हैं px के द्वारा, है ना? तो एक द्विघात समीकरण हम सभी जानते हैं कि घात 2 का बहुपद होता है, जिसे मानक रूप में लिखा जाता है ताकि पदों को उच्चतम से निम्नतम घात के क्रम के रूप में हम व्यवस्थित कर सकें और पदों को घात के आधार पर क्रमबद्ध करने से गुणांकों की पहचान भी कर सकते हैं हम और इस तरीके से इस द्विघात समीकरण को हल करना हमारे लिए आसान हो सकता है। सही है? अच्छा, अब समझते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो हमें मिलता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में। जहां पर अगर हम इन राशियों के बारे में बात करें जो कि हैं a, b और c, ये तीनों ही राशियां वास्तविक संख्याएं हैं। जहां पर हमें ध्यान रखना है कि a जो कि इस x वर्ग का गुणांक है, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना है हमें। और यह रूप जो हम अभी देख पा रहे हैं, यह रूप द्विघात संबंधों को हल करने या फिर विश्लेषण करने में हमारी काफी मदद करता है ना? नेक्स्ट। अब समझिए कि x क्या है यहाँ पर? x हमारा चर है कोई भी और वहीं अगर हम देखें इस x वर्ग के गुणांक को तो ये कभी भी कैसा 0 नहीं होगा और b और c, है ना? a, b और c ये तीनों ही हमारी वास्तविक संख्या है ना? अब देखिए
मानक समीकरण में जो आपको ए दिख रहा था वो इस x वर्ग का गुणांक है, जो कि परवलय, अगर आप इस समीकरण की आकृति को बनाएंगे ग्राफ पर तो एक परवलय की आकृति का मिलता है। परवलय हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम अभी आगे की कक्षाओं में इस पर बात करेंगे, इसे पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो समीकरण में दे रखा है ये एक परवलय की आकृति को दिखाता है, परवलय को ही निरूपित करता है। तो ये जो परवलय है मिलेगा, यहाँ पर समीकरण में जो ए है, जो एक्स वर्ग का गुणांक है, जो परवलय की चौड़ाई और दिशा इसे निर्धारित कर रहा है। अगर देखिए, अगर ए का मान 0 से बड़ा हो गया तो हमारा ये परवलय ऊपर की तरफ खुलेगा, और वहीं अगर इस ए का मान 0 से छोटा हो गया तो ये नीचे की तरफ खुलेगा। ध्यान रखना है इसे। और यहाँ समझिए, अब देखिए बी क्या है, बी इस एक्स का गुणांक है ना। और सी यहाँ पर हमारा एक अचर पद है ना, अचर पद। ओके, तो यहाँ पर एक हम बहुत ही मुख्य पद के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमने यहाँ पर समझा कि एक द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसे हम ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे, जहां पर ए हमारा एक गैर शून्य नंबर है, और यह मानक रूप जो हमने अभी देखा, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, यह मानक रूप द्विघात संबंधों की पहचान करना, द्विघात संबंध या फिर द्विघात समीकरण, इनकी पहचान करने में और हल करने में हमारी काफी मदद करता है। सही है। नेक्स्ट, अच्छा, अब देखिए द्विघात समीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त के बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसका मानक रूप पता है। वो क्या है, वो है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, इसमें होना चाहिए। और जहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि ये एक्स वर्ग का गुणांक ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ी शर्त यही है अगर हम अपने समीकरण को द्विघात ले रहे हैं तो। अच्छा, और ये क्यों होता है इसे समझ लेते हैं। क्योंकि अगर ए का मान 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला पद ही गायब हो जाएगा, और एक रेखीय समीकरण हमें मिल जाएगा जो कि होगा बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में, है ना। तो अब जो द्विघात समीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वही खत्म हो गया, अस्तित्व में ही नहीं है। फिर यहाँ आ गया हमारे पास रैखिक समीकरण। सही है। इसका मतलब कि हम एक्स वर्ग के गुणांक को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इससे हमारे द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। अच्छा, अब देखिए हमें जो समीकरण मिला, जो हमने यहाँ पर एक्स वर्ग के गुणांक को 0 ले लिया था, तो जो समीकरण मिला वो मिला हमें ए एक्स धन बी बराबर 0 के रूप में। और इसे हम समझ पा रहे हैं कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका सामान्य रूप सभी जानते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है, इसका सामान्य रूप होता है कैपिटल ए एक्स धन बी बराबर 0 के रूप में, जहां पर अगर हम देखें ए और बी ये दोनों ही हमारे स्थिरांक है ना। और एक्स क्या है, एक्स हमारा एक चर है। और अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो अब यहाँ पर कोई परवलय ना मिलके एक सीधी रेखा हमें मिलेगी। क्या मिलेगी, हमें यहाँ पर एक सीधी रेखा ही मिलेगी। अच्छा, अब एक द्विघात समीकरण की जांच करेंगे हम, यहाँ पर समझेंगे। तो उदाहरण लेते हैं इसके लिए। तो उदाहरण है, यहाँ पर हमें जांचना है कि ब्रैकेट एक्स ऋण 2 वर्ग धन धन 1 बराबर 2 गुना एक्स ऋण 3, ये समीकरण द्विघात है अथवा नहीं है, ये बताना है। बताइए सभी। ओके, देखिए समझिए, जो सर्वसम्यता हमने दे रखी थी आपको, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है कि सर्वसम्यता ए ऋण बी का वर्ग, सभी जानते हैं क्या होता है। ये होता है ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग। हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे, और अगर हम इसका विस्तार करते हैं, किसका, जो हमें समीकरण में दे रखा था, एक्स ऋण 2 का होल का पूर्ण वर्ग, है ना। एक्स ऋण 2 का पूर्ण वर्ग हमें दे रखा था। तो अगर हम इसे इसी सर्वसम्यता के उपयोग से खोलें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक्स वर्ग ऋण ऋण 4 गुना एक्स धन 4 धन 1 बराबर मिलेगा हमें 2 गुना एक्स ऋण 3, इस रूप में मिलेगा। अब हम इसे आगे और विस्तृत करेंगे, हल करेंगे। तो यहां पर देखिए हमें मिलेगा यहाँ से
एक्स वर्ग माइनस 4 गुना एक्स धन 5 बराबर 2 गुना एक्स ऋण 3 इस रूप में मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम इसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे, मतलब कि जो टर्म जो पद है ना, जो पद यहाँ पर एक्स स्क्वायर के हैं उन्हें हम एक तरफ, और जो एक्स वाले पद हैं उन्हें एक तरफ लेके जाएंगे, और जो अचर पद हैं उन्हें हम एक तरफ रख के इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा एक्स वर्ग ऋण 6 गुना एक्स धन 8 बराबर 0 इस रूप में हमें ये प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है? ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि अगर हम इसमें चर देखें, चर है हमारा एक्स और इसकी उच्चतम घात वो क्या है? वो है 2, है ना? तो समझिए, क्या भाई हमें जांचना था कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आपने देख लिया कि जो समीकरण हमें यहां से मिला वो मिला एक्स वर्ग ऋण 6 गुना एक्स धन 8 बराबर 0 के रूप में। तो अगर आप यहां से देखें तो यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह रूप ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 इससे बिल्कुल मेल खा रहा है ना, मैच कर रहा है। जहां पर अगर हम देखें तो ए बराबर 1 है, जो कि एक गैर शून्य वास्तविक संख्या है, और बी बराबर में मिल रहा है क्या? ऋण 6, और सी का मान हमें मिल रहा है 8। तो यह रूप एक द्विघात समीकरण को परिभाषित कर रहा है, और हम इसे बहुत ही स्पष्टता पहचान कर पा रहे हैं, हम इसे बहुत ही स्पष्टता समझ पा रहे हैं। सही है? अब देखिए आगे बात करते हैं एक दूसरे उदाहरण के साथ। हमें देखिए उदाहरण में 2 समस्याएं दी गई। पहली समस्या में जॉन और जयवंती इन दोनों के पास मिलाकर, अगर जॉन और जयवंती के पास देखें, इन दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं, और वो दोनों ही 5 कंचों को खो देते हैं, और उनके पास जो बचे कंचे हैं उनका अगर हम गुणनफल देखें तो वो 124 मिलता है। और हमें यहां से पता लगाना है कि शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। और अगर इसमें दूसरे में देखें, जो दूसरी समस्या है हमारे पास, उसमें देखिए, उसमें दे रखा है क्या कि एक खिलौना कारखाना में जो खिलौने बनते हैं, तो उसमें अगर हम प्रति खिलौना लागत देखें वो है 55, और 55 में से बनाए गए खिलौनों की संख्या हमें घटाने में मिलती है ना? ये लागत नहीं है, हमें क्या मिलेगा? हमें 55 में से बनाए गए खिलौनों की संख्या घटाने में मिल रही है, और एक दिन की कुल लागत हमें मिल रही है 750। कितनी? 750। और इससे हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे। क्या पता लगाना है? कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे। तो दोनों समस्याएं हमारे पास है। पहली है जौन जयवंती, और दूसरी है कुटीर उद्योग या फिर कारखाने वाली। सही है? अच्छा, इस पे विचार करिए एक बार, और सोचिए कि क्या हम इसे द्विघात समीकरण का उपयोग करके हल कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम चलेंगे इसके हल पर। अच्छा, तो यहां से देखिए, अगर हम इन समस्याओं का हल देखें तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि जो जॉन के पास कंचों की संख्या थी वो हमने मान लिया एक चर एक्स के रूप में। हमने मान लिया कि वो एक्स थी, है ना? तो अब जवंती के पास कितना बचा? अगर जॉन के पास एक्स कंचे हैं तो जवंती के पास जो हमें दिया गया प्रतिबंध था उससे कितना बचा? 45 ऋण एक्स, ये कंचे हैं हमारे पास। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको शुरुआत में दे रखा था कि उन दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। इसलिए जवंती के कंचों की संख्या कुल कंचों में से जॉन के कंचे घटाने के बाद का शेष मिल गया, है ना? अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम व्यंजक x माइनस 5 देखें तो जॉन के पास ये बचे हुए कंचों को दिखाता है जब वह 5 कंचों को खो देता है। यहाँ देखिए x हमारी प्रारंभिक गिनती है, और 5 घटाने से बचे हुए कंचे हैं जो कि वहां प्राप्त होते हैं। अब समझिए कि जवंती के पास 45 ऋण x कंचे थे, उसने कुल 5 कंचों को खो दिया। बचे कितने? बचे हमारे पास 40 ऋण x के रूप में। और यहां समझिए क्या कि यह व्यंजक हानि
के बाद हुए कुल कंचों को दर्शा रहा है, उसे ही दिखा रहा है। सही है? अच्छा, अब देखिए, अब 5 कंचे खोने के बाद उन उनके पास जितने कंचे हैं, उसका गुणनफल देखिए, उसका गुणनफल हमें मिल रहा है x ऋण 5 गुना 40 ऋण x इसके रूप में। तो पहले समझिए कि x ऋण 5 गुना 40 ऋण x, अगर हम इसका विस्तार करें तो प्रत्येक पद को वितरित करके समान पदों को संयोजित करें, जिससे कि हमें मिलेगा क्या? ऋण x वर्ग धन 45 गुना x ऋण 200। ये प्राप्त हो जाएगा, ये राशि प्राप्त हो जाएगी हमें, जो कि एक मानक रूप में द्विघात कैसा है? जो कि एक मानक रूप में द्विघात राशि है। और यहां से समझिए कि दिया गया गुणनफल कितना था? दिया गया गुणनफल, क्योंकि देखिए 5 कंचों को खोने के बाद उनके पास जितने कंचे हैं, उनका गुणनफल कितना था? 124, ये दे रखा था हमें। इसका मतलब है कि जो समीकरण मिला था, जो द्विघात समीकरण हमें मिला था, वो हमें क्या बन जाएगा? वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा ऋण x वर्ग धन 45 गुना x ऋण 200 बराबर 124 के रूप में। अब इन्हीं पदों को अगर हम पुनर्व्यवस्थित करें, ताकि जो अचर पद है इस दाएं पक्ष में, उसे हम बाएं पक्ष में लेके आएंगे। तो यहां से हमें मिलेगा x वर्ग ऋण 45 x धन 324 बराबर 0 के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम इसे देखें तो यह है मानक रूप, जो कि है हमारे पास a x वर्ग धन b x धन c बराबर 0। इसी के रूप में एक द्विघात समीकरण है, जहां पर अगर हम देखें तो हमें a का मान दे रखा है 1 और b का मान हमें दे रखा है ऋण 45 और c का मान हमें दे रखा है 324। तो यहां से देखिए, अगर हम इसे गुणनखंड वर्ग को पूरा करते हैं या फिर द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल कर सकते हैं आसानी से, है ना? 2 तरीके हैं इसका हल निकालने के। या तो हम इसे गुणनखंड वर्ग को पूरा करें या फिर द्विघात सूत्र का उपयोग करें, जो कि हमारे महान गणितज्ञ, जो कि भारतीय थे, श्रीधराचार्य, उन्होंने दिया था, है ना? इसके सूत्र के बारे में आगे बात करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र, है ना? आगे देखेंगे इसे। अब समझिए, जॉन के कंचे, है ना? ये द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 45 गुना x धन 324 बराबर 0 इसे संतुष्ट करते हैं, है ना? जो मतलब कंचों की संख्या होगी वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो यह समीकरण हमारी समस्या को गणितीय रूप में निरूपित करता है, दिखाता है कि इस समस्या का गणितीय मॉडल या फिर गणितीय रूप क्या है, जो कंचों की संख्या और दी गई शर्तों के बीच के संबंध को स्थापित कर रहा है। तो इसे हल करने से हमें जॉन के पास कंचों की संख्या के संभावित मान मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। तो अब समस्या के भाग 2 को देखते हैं, इस पे बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि x उस दिन बनाए गए कुल खिलौनों को दर्शा रहा है, जो उस कुटीर उद्योग में बनाए गए। पहली समस्या हमने हल कर ली, अब दूसरे की बात आ रही है। अब समझिए, देखिए हमें दे रखा है क्या कि प्रति खिलौने की लागत 55 में से 1 दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से देखें तो प्रत्येक खिलौना बनाने की जो लागत मिल रही है वो मिल रही है 55 ऋण x के रूप में, जहां पर x उन बनाए गए खिलौनों की संख्या को दर्शा रहा है। तो अगर हम यहाँ से समझें तो कुल लागत की गणना खिलौनों की संख्या और प्रति खिलौना लागत को गुणा करके हम निकाल सकते हैं। और यह क्या देगा? यह हमें कुल उत्पादन लागत को दे देगा। तो समझिए इससे कि जो कुल उत्पादन लागत हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो हमें मिलेगी खिलौनों की संख्या गुना प्रति खिलौना लागत के रूप में। तो अगर हम यहाँ से कुल लागत की गणना करें तो वो हमें मिलेगी खिलौनों की संख्या, जिसे हमने मान रखा है x, और प्रति खिलौना लागत जो 55 ऋण x के रूप में दे रखी है। इसको अगर हम गुना करेंगे तो मिल जाएगी। तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है?
तो यह हमें एक द्विघात व्यंजक जो कि होगा x गुना 55 ऋण x इसके रूप में बन रहा है, जो कि उत्पादित खिलौनों की संख्या के आधार पर कुल लागत इसमें रुपयों में प्रदर्शित कर रहा है, फिर दर्शाता है। और यहाँ पर देखिए हमें एक चीज और दे रखी है ना? एक चीज और दी गई है क्या कि एक विशेष दिन की कुल उत्पादन लागत कितने रुपए थी? पहले दिया है इस हमारे प्रश्न में, जो कि हमें दे रखी थी 750 रुपए। और देखिए यह हमेशा हमें पता है कि यह मौद्रिक मूल्य है। तो उस विशिष्ट दिन उत्पादन के दौरान हुए सारे खर्चों के योग को ये राशि दर्शा रही है। तो अब देखिए इसमें हम अपनी कुल लागत समीकरण को 750 के बराबर रखेंगे। कुल लागत थी हमारी x गुना 55 ऋण x। अब ये बराबर हो जाएगी इसके 750 के। तो अब इससे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, जो कि x गुना 55 ऋण x बराबर 750 के रूप में हमें दे रखा है। सही है? अच्छा, अब देखिए आगे देखते हैं इसी समस्या में। तो अगर हम इससे अपने बाएं पक्ष का विस्तार करें, तो हमें बाएं पक्ष में मिलेगा 55 गुना x ऋण x वर्ग बराबर 750, ये मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर हम समीकरण को शून्य पर रखें, किस पर? शून्य पर रखें, और इसके लिए सभी पदों को एक तरफ ले जाएं, जितने भी मतलब कि समीकरण का एक पक्ष हम शून्य रखें और जो भी बचे हुए पद हैं उन्हें हम एक तरफ लिखे जाएं, तो हमें इस समीकरण का जो रूप होगा वो मिलेगा ऋण x वर्ग धन 55 गुना x ऋण 750 बराबर 0, इस रूप में मिल जाएगा। अब हल करने में अगर हम देखें, अपने काम को आसान बनाएं आसानी के लिए, यदि प्रमुख गुणांक ये हमारा ऋणात्मक है, तो समीकरण को हम ऋण 1 से गुणा कर देंगे, जिससे कि यह समीकरण बन जाएगा हमारा x वर्ग ऋण 55x धन 750 बराबर 0 के रूप में, जिससे कि हम अपनी इसी द्विघात पद्धति को लागू करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब जो समीकरण मिला हमें x वर्ग ऋण 55x धन 750 बराबर 0, यह हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप, क्या था मानक रूप? हमारे पास था इसका ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में, जहां पर अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो हमें ए का मान मिल जाएगा 1, बी का मान मिल जाएगा हमें ऋण 55, और यहीं से सी का मान हमें मिल जाएगा 750। तो यहां समझिए कि यह चरों के बीच एक दोबारा से एक प्रस्तुति देता है, और गुणनखंड वर्ग को पूरा करना या फिर द्विघात सूत्र का उपयोग करके हम इसके हल को निकाल सकते हैं ना। इसका हल हमें सभी पता है, या तो आप गुणनखंड विधि का उपयोग उपयोग कर लो या फिर आप द्विघात सूत्र को लगा लो। सही है? अच्छा, गुणनखंड विधि हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ रखी है, लेकिन अभी सूत्र हम देखेंगे आगे। ठीक है? अच्छा, आप देखिए, अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में हमें 4 समीकरण दे रखे हैं, और यहाँ पर हमारा लक्ष्य ये है कि हम निर्धारित करें कि क्या प्रत्येक समीकरण द्विघात है या नहीं है। और हमें पता है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चर जो हमारा x है इसकी घात की जांच करते हैं। समीकरण को सबसे पहले हम सरल करेंगे, सरल बनाएंगे, और उसके बाद हम इसकी घात की जांच करेंगे कि क्या ये 2 घात का है अथवा नहीं है। अब देखिए समीकरण क्या है हमारे पास। पहला लेते हैं, पहला हमें दे रखा है x ऋण 2 का पूर्ण वर्ग धन 1 बराबर 2 गुना x ऋण 3, है ना। बात करते हैं इसके बारे में। तो पहली समस्या, पर जाने से पहले हम जान लेते हैं क्या कि किसी समीकरण के द्विघात होने की जांच करने के लिए हम सबसे पहले उसे सरल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हम उसे ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में दिखा सकते हैं या लिख सकते हैं, जहां पर ए हमारा जो इस एक्स वर्ग का गुणांक है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए? यस, गैर शून्य, है ना, गैर शून्य होना चाहिए। मतलब कि शून्य के अलावा कोई भी राशि जो कि हमारी वास्तविक संख्याओं से आ रही है, कुछ भी ले लो आप। तो प्रत्येक उदाहरण के लिए हम दोनों ओर का विस्तार करेंगे और उसके बाद हम इसे सरलीकृत करेंगे, और फिर हम इसकी तुलना करेंगे।
तो समझिए कि यदि x की उच्चतम घात 2 है, तो हम यहाँ से बता देंगे कि वह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो हमने इसके लिए पहला प्रश्न ले लिया अपना, जो कि है x ऋण 2 का पूर्ण वर्ग धन 1 बराबर 2 गुना x ऋण 3। आइए इसे हल करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हम यहाँ पर सर्वसम्य जो कि हमें पता है बचपन से, क्या है? वो है हमारे पास a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। हम इसका उपयोग करेंगे कब? इस वर्ग वाले पद को खोलने के लिए। तो इसकी सबसे पहले हम बाईं ओर को लेते हैं, है ना? हम इसकी बाईं ओर को लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन-सा? जो सर्वसम्य हमने दिखा रखी है। तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या? जब हम इसका उपयोग करेंगे, x वर्ग ऋण 4 गुना x धन 5, ये मिल जाएगा। सभी को पता है सूत्र का उपयोग करना। अच्छा, अब देखिए, अब हम इसी विस्तृत पद को रखेंगे वापस से अपने इसी दिए गए समीकरण में। जो क्या था हमारे पास? जो था हमारे पास x ऋण 2 वर्ग धन 1 बराबर 2 गुना x ऋण 3, इसी में रखेंगे। तो यहां से मिल जाएगा x वर्ग ऋण 4 गुना x धन 5 बराबर 2 गुना x ऋण 3, इसके रूप में मिलेगा। तो अब यहां समझिए कि पदों को सरल करेंगे हम, और पदों को मानक रूप में दोबारा से हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे, और समीकरण के एक ओर सभी पदों को व्यवस्थित करेंगे। मतलब कि जिसकी घात समान है उसे हम एक तरफ रखेंगे और वहां से उसे हल करेंगे, जिससे कि यह प्रक्रिया समीकरण की घात और उसकी संरचना को हमें आसानी से पहचानने में मदद करेगी और उसे उस रूप का बना देगी जिसकी हमें आवश्यकता है। तो समझिए कि हमने क्या किया कि हमने सारे के सारे जो भी हमारे मान थे उन्हें एक तरफ लेके गए। तो जो समीकरण था वो हमें मिल गया x वर्ग ऋण 4 गुना x ऋण 2 गुना x धन 5 धन 3 बराबर 0 के रूप में मिल गया। अब समझिए यहाँ से, तो यहाँ से हमें जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसमें दो पक्ष हैं, मतलब कि समीकरण है। तो यहाँ से जो समीकरण हमें मिला वो मिला x वर्ग ऋण 6 गुना x धन 8 या फिर 8 बराबर 0, है ना? तो अगर हम इस रूप को समझें, इसे इसकी अगर हम तुलना करें अपने सामान्य द्विघात के समीकरण से, जो कि क्या था? जो कि था हमारे पास ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में। तो आप देख पा रहे हैं कि a, इन दोनों की ही तुलना करने पर जो a का मान हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1, और इससे b का मान हमें मिल रहा है ऋण 6, और इसका c का मान हमें मिल रहा है 8 के रूप। लेकिन ध्यान रखना है क्या कि a हमेशा एक गैर शून्य राशि रहेगी, और ये समीकरण कैसा हो गया? ये समीकरण एक द्विघात समीकरण हो गया यहाँ से। अच्छा, अब चलते हैं अपनी समस्या 2 पर, है ना? अब दूसरे प्रश्न का हल देखेंगे। इसी में हमें दे रखा है दूसरे प्रश्न में x गुना x धन 1 धन 8 बराबर, हमें दे रखा है x धन 2 गुना x ऋण 2 के रूप में। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का विस्तार करेंगे। अब हम इसी समीकरण के दोनों पक्षों का विस्तार करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से इसके बाएं पक्ष में मिलेगा हमें x गुना x धन 1 धन 8 बराबर x वर्ग धन x धन 8, इस रूप में मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसका दायां पक्ष क्या होगा? इसका दायां पक्ष हमें मिल जाएगा x धन 2 गुना x ऋण 2, है ना? इसमें देखिए हम वर्ग के अंतर का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो ये क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि a धन b गुना a ऋण b बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग, इस रूप में। तो अगर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें हमारे दायां पक्ष मिल जाएगा x वर्ग ऋण 2 का वर्ग, जो कि बराबर होगा x वर्ग ऋण 2 का वर्ग, क्या होता है? 4, इस रूप में, है ना? तो यहाँ से
हमें मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर ऋण 4 के रूप में। तो ये अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम इन सभी पदों को विस्तारित करें, है ना? अगर हम इन सभी पदों को विस्तारित करें और बाद में हम इन सभी राशियों को अपने मूल समीकरण में प्रतिस्थापित करें, तो हमें यहाँ से मिलेगा x वर्ग धन x धन 8, जिसका मान बराबर होगा x वर्ग ऋण 4 के बराबर। तो ये अच्छा, अब इन पदों को हम सरल करेंगे और वापस से हम इन्हें पुनर्व्यवस्थित करेंगे, तो इससे हमें प्राप्त होगा क्या? x वर्ग ऋण दोबारा से x वर्ग धन x धन 8 धन 4 बराबर 0। तो यहां से मिल जाएगा x, देखिए एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वर्ग ऋण एक्स वर्ग, ये दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे। तो यहां पर अगर हम हमें मिलेगा x और 8 धन 4 होता है 12, तो हमें मिल जाएगा x धन 12 बराबर 0 के रूप में। अब देखिए, हमें समीकरण मिला x धन 12 बराबर 0 के रूप में। जब समीकरण को हम हल करेंगे, जब हम इसे हल करेंगे, तो यदि x वर्ग का पद हम देखेंगे तो ये दोनों रद्द हो गए। तो समीकरण कैसा बन गया? ये समीकरण एक रैखिक समीकरण बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम द्विघात रूप, जो कि हमें पता है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहां पर अगर हम देखें तो ए हमारा एक गैर शून्य नंबर है, जो कि इसके साथ फिट नहीं होता है। इसके बजाय यह एक सरल रैखिक समीकरण हमें मिल जाएगा। तो अब समझिए क्या कि ये समीकरण जो हमें मिला था, हम क्लियरली देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि ये दो घात का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना? इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण का रूप हम सभी जानते हैं क्या होता है? ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में, जहां पर हम सभी जानते हैं कि ए हमारा एक गैर शून्य राशि होती है और हमारा समीकरण जो हमें यहाँ से मिला है वो इस मापदंड को पूरा ही नहीं कर रहा है, इससे वो संतुष्ट ही नहीं कर रहा है। तो समीकरण कैसा बन गया? समीकरण बन गया रैखिक, और रैखिक समीकरण द्विघात नहीं होता है ना? ये द्विघात नहीं हुआ। सही आ गया समझ? अगला देखिए। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इस रेखांकित भाग को देखें, जो कि हमें बता रही है क्या कि एक समीकरण द्विघात समीकरण जैसा दिख सकता है, लेकिन सरलीकरण के बाद नहीं होता। जैसा कि हमने देखा कि वहां हमें x की घात 2 दिख तो रही थी, लेकिन जब हमने बाद में उसे सरलीकृत किया, तो वो 2 घात क्या हो गई? रद्द हो गई। तो जो समीकरण में द्विघात समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा था, वो द्विघात ना रह के कैसा बन गया? एक रैखिक समीकरण बन गया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो भी समीकरण मिल रहा है, आप उसे सरलीकृत करेंगे और वर्गीकरण से पहले आप जांच करेंगे। सही है? अगला देखिए, अगला समझिए। अगला है हमारा, हमें दे रखा है x गुना 2 गुना x धन 3 बराबर हमें मिल रहा है x वर्ग धन 1, इस रूप में। अच्छा, अब देखिए, अब हम अपनी बाईं ओर को बाईं ओर क्या करेंगे? विस्तारित करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? हमें यहाँ से मिलेगा क्या? x गुना 2x धन 3 बराबर 2x वर्ग धन 3x, इस रूप में मिल जाएगा। सही है? अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम इसे और विस्तारित करें, मतलब कि x को अंदर गुना कर दें, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2x वर्ग धन 3x बराबर x स्क्वायर धन 1 के रूप में। सही है? अच्छा, अब देखिए, अब मानक रूप में अगर हम पदों को सरल और पुनर्व्यवस्थित करें, तो हम समान पदों को संयोजित करेंगे और उन्हें घात के अनुसार क्रमित करेंगे, और यह सुनिश्चित करते हुए कि सबसे अधिक घात वाला पद कैसा हो? पहले हो। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो समान पदों को मिलाने पर हमें मिल रहा है 2x वर्ग माइनस x वर्ग बराबर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें x वर्ग। सही है? तो अब जो समीकरण यहाँ से मिल रहा है, वो मिलेगा हमें x वर्ग धन 3 गुना x ऋण 1 बराबर 0 के रूप में। सही है? तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष निकलेगा कि समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ये मानक रूप में एक द्विघात समीकरण है,
जहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो गुणांक है, वो है a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर ऋण 1 के रूप में। और यह इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसके पदों के लिए ये हमारे पास विशिष्ट मान है। अब देखिए, चूंकि a हमारा एक गैर शून्य नंबर है, मतलब कि समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसका मतलब कि चर की जो उच्चतम घात है वो मिल रही है 2 के रूप में, क्योंकि समीकरण कैसा है? समीकरण द्विघात है, मतलब कि यह हमें ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में मिल जाएगा। आ रहा समझ? अच्छा, अब देखिए, अब बात करते हैं अपनी समस्या 4 के बारे में। इसे समझते हैं। समस्या 4 में दे रखी है एक्स धन 2 की घात 3 बराबर एक्स की घात 3 ऋण 4। ये समीकरण है हमारे पास। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे बाएं पक्ष में घन का एक पद दे रखा है, और हम सभी जानते हैं कि a धन b का घन क्या होता है? a धन b का घन क्या होता है? कार्य यह मिलता है a घन धन 3 गुना a वर्ग गुना b धन 3 गुना a गुना b वर्ग धन 3 का घन, इस रूप में मिलेगा। तो हम इसी इसी सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे और हम अपने इस पार्ट 4 को हल करें। तो देखिए, अगर हम अपने बाएं पक्ष को देखें तो यहाँ पर इसे हम इसी सर्व समीकरण के द्वारा विस्तारित कर लेंगे। सभी को पता है हमारा ये सूत्र, हमें मिलेगा x धन धन 3 x वर्ग गुना 2, है ना? यहाँ क्या हुआ? 3 गुना x वर्ग गुना 2 धन मिलेगा क्या? धन मिलेगा 3 गुना x गुना 2 वर्ग धन मिलेगा हमें 2 का घन, इस रूप में। अब देखिए, यहाँ से हमें ये राशि मिलने वाली है x घन धन 6x वर्ग धन मिल जाएगा हमें 12x धन 8, इस रूप में। तो अब हम इसे विस्तार करेंगे और हम बाद में अपने इसे, जो हमारा पहला समीकरण था, है ना, जो हमारी समस्या 4 थी, उसमें हम इसे रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो समझिए, जो बायां पक्ष था वो हमें मिला x घन धन 6x वर्ग धन 12x धन 8 बराबर मिल जाएगा हमें x घन माइनस ऋण 4 के रूप में। अब देखिए, अब हम इन्हीं पदों को सरल और पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें यहाँ से मिल जाएगा, जब हम समीकरण को सरल करेंगे, x घन ऋण x घन धन 6x वर्ग धन 12x धन 8 धन 4 बराबर 0, इस रूप में मिलेगा। अब देखिए, जैसे कि समान पदों को जोड़ने से हमें मिल रहा है। अब समझिए कि x घन ऋण x घन बराबर 0, है ना? मिलेगा क्या इससे? ये दोनों रद्द हो जाएंगे। हमें मिलेगा यहाँ से 6x वर्ग धन 12x धन 12। अब अगर हम इसे समझेंगे तो जो अंतिम सरलीकृत रूप है इस समीकरण का, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 6x वर्ग धन 12x धन 12 बराबर 0 के रूप में। तो इस प्रकार से जो दिया गया समीकरण का रूप है वो हमें मिला क्या? 6x वर्ग धन 12x धन 12 बराबर 0। अगर हम इस समीकरण को अपने इस द्विघात समीकरण के सामान्य समीकरण से तुलना करें, जो कि क्या है? जो कि हमारे पास ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में, तो यहाँ से a का मान हमें मिल जाएगा 6, b का मान मिल जाएगा 12 और c का मान हमें मिल जाएगा कितना? 12, समान। तो समझिए, a हमेशा एक गैर शून्य वास्तविक संख्या रहेगी। अब समझिए क्या कि ये समीकरण कैसा मिला हमें? ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया, जो कि एक घात 2 का बहुपद समीकरण के रूप में है। सही है? अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है, क्या है कि हम एक यहाँ पर टिप्पणी लेते हैं, समझते हैं इसे। तो जो टिप्पणी है उसमें बताया जा रहा है कि समीकरण जो हमें धनात्मक दिखाई दे रहा था, लेकिन द्विघात में सरल हो जा रहा है ना? तो धनात्मक की घात 3 है, लेकिन क्योंकि x क्यूब के पद यहाँ पर रद्द हो जा रहे हैं और यह घात क्या बन जा रहा है? यह घात 2 बन जा रहा है। तो इसलिए प्रारंभिक रूप में, बावजूद प्रकृति के, क्योंकि समीकरण जो था वो घन के रूप में था, है ना? उसमें घात 3 थी, तो वो एक धनात्मक समीकरण था। लेकिन यह प्रारंभिक रूप में घन था, लेकिन बाद में कैसा मिल गया? बाद में हमें ये एक द्विघात
समीकरण के रूप का समीकरण मिल गया। सही है? अच्छा, यह निर्धारित करने से पहले कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं, आप सबसे पहले देख ही चुके हो 2 उदाहरण से कि सबसे पहले आप इसे सरल करेंगे। यदि द्विघात समीकरण हमें मिल गया किस रूप का? ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में, तो यहाँ पर x की उच्चतम घात हमें पता है जो कि है 2 और x स्क्वायर पद की जांच के लिए सभी पदों को हम यहाँ पर सरल करेंगे और समान पदों को संयोजित करेंगे। बाद में देखेंगे कि क्या हमें ये समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का मिल रहा है या नहीं? अगर मिल गया तो द्विघात द्विघात, नहीं मिला तो नहीं है। सही है? ओके। तो बेटा इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी सहयोगी रहा हो। सभी को धन्यवाद।